गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि बीकॉम पार्ट 3 के लिए है और इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में है जो कि ABST के पार्ट 3 में है। आज अपन जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कर दे लाभों की गणना, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि मैंने आपको कर दे लाभों की गणना के बारे में बताया था जो कि किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। उसमें जो स्वीकृत व्यय है उसके बारे में अपनी बात चल रही थी, जिसमें मैंने स्पष्ट स्वीकृत व्यय आपको बता दिए थे, जिसमें 4 पॉइंट के लगभग आपको बताए थे। भवन का किराया, कर दर, बीमा और मरम्मत व्यय, प्लांट का मशीन और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा व्यय, मशीन, भवन, फर्नीचर एवं अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु छूट। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। अब आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे इससे आगे वाले पॉइंट्स पे, जो कि है कच्चे एवं निर्मित माल का बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस चार्जेज ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ एनिमल बाय सोसाइटी, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मृत एवं अयोग्य पशुओं से हानि, लॉस ऑफ डीड और इनकेपेबल एनिमल्स और इंटरेस्ट। कच्चे माल और निर्मित माल का बीमा प्रीमियम जो चुकाई जाती है उसके बारे में अधिनियम में जो छूट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो व्यापार एवं पैसे में प्रयुक्त कच्चे एवं निर्मित माल की हानि को बचाने के लिए दिया गया बीमा प्रीमियम स्वीकृत व्यय होता है। इसकी छूट मिलेगी। धारा 36 फर्स्ट में ये बात कही हुई है। इसके बाद सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ एनिमल बाय सोसाइटी, दूध बेचने वाली सहकारी समिति द्वारा यदि अपने सदस्यों के पशुधन का बीमा करवाया जाता है, जो दूध बेचने वाली सहकारी समिति द्वारा यदि अपने सदस्यों के पशुधन का बीमा करवाया जाता है तो ऐसा बीमा स्वीकृत होता है। यदि किसी अन्य प्रकार के करदाताओं द्वारा अपने व्यवसाय में प्रयुक्त पशुधन को बीमा करवाया जाए तो उसे भी इस संबंध में कटौती मिल सकती है, परंतु ऐसी कटौती की धारा 37 में ही मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए यदि चेक द्वारा भुगतान करके सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और GIC को किसी ऐसी योजना में बीमा करवाया जाए जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो तो ऐसे वे स्वीकृत होंगे। इसके बाद है मृत या अयोग्य पशुओं से हानि। व्यवसाय एवं पैसे में प्रयुक्त पशु यदि पूर्णतः कार्य के अयोग्य हो जाए या मर जाए तो पशु के खरीद मूल्य एवं बिक्री से प्राप्त राशि, मृत्यु की दशा में चमड़े से एवं हड्डियों की बिक्री से प्राप्त राशि के अंतर के बराबर की राशि के रूप में स्वीकृत होगी। धारा 36 फर्स्ट 6 के अनुसार यदि करदाता पशुओं को व्यापार करता है तो स्टॉक के रूप में रखे गए पशुओं की मृत्यु होने से हानि की छूट इस धारा में नहीं मिलेगी, बल्कि धारा 37 में मिलेगी। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट, ब्याज। व्यवसाय के लिए उधार लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट मिलती है। इस संबंध में अन्य प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से हैं। धारा 36 फर्स्ट 3, यदि ऋण व्यक्तिगत कार्यों के लिए लिया जाए तो ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। एकल व्यापारी को स्वयं की पूंजी पर ब्याज की छूट नहीं मिलती, परंतु फर्म द्वारा साझेदारों को दिए गए पूंजी पर ब्याज की धारा 40B के अनुसार छूट मिल जाएगी। स्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज को पूंजीगत व्यय मानकर संपत्तियों की लागत में जोड़ देते हैं, परंतु संपत्तियों को व्यवसाय में प्रयोग प्रारंभ होने के बाद दिया गया ब्याज आयगत व्यय माना जाएगा। आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई करदाता गत वर्ष में अपने विद्यमान व्यवसाय हेतु भी कोई संपत्ति ऋण लेकर क्रय करता है
और कुछ समय तक उस संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग नहीं हो पाता, तो उस दशा में जितने समय तक संपत्ति का व्यवसाय में प्रयोग प्रारंभ नहीं होता उतने समय का ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा, वरना संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाएगा। पहले व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद यदि संपत्ति ऋण लेकर क्रय की जाती थी और कुछ समय का उसका प्रयोग नहीं होता था तो उसकी अवधि का ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत होता था। धारा 43B के अनुसार वित्तीय संस्थान एवं बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट तभी मिलेगी जब आयकर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले इसका भुगतान कर दिए जाए। इसके बाद है अशोध्य ऋण अथवा डूबत ऋण से हानि, लॉस्ट ड्यू टू बैड डेट्स। गत वर्ष में डूबत ऋण से अपलिखित की गई राशि की छूट मिलती है, बशर्ते कि धारा 36(2) में वर्णित शर्तों के अनुसार अनुपालना की जाए। इसके बाद बैंक के नगद लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, वस्तु लेन देन कर, ये चीज़ें इसमें इन पे भी छूट मिलेगी, जिसके बारे में आप देख लेना। करदाताओं द्वारा गत वर्ष में बैंक से नगद में किए गए लेन देन पर बैंक द्वारा लगाया गया कर व्यय के रूप में स्वीकृत होता है। प्रतिभूतियों के लिए कोई अगर खर्चा किया गया तो उसकी भी छूट मिलती है, और वस्तु लेन देन कर इसके लिए भी कोई खर्चा किया गया है तो उसकी भी छूट मिलेगी। इसके बाद पूंजीगत व्ययों की किस्तों में कटौती मिलती है। प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती 5 किस्तों में की जाती है। पूंजीगत व्यय जो किए जाते हैं उनकी 5 समान किस्तों में की जाती है कटौती। और दूरसंचार सेवा हेतु प्राप्त अधिकारों की उतने वर्षों में कटौती मिलेगी जितने वर्ष के लिए अधिकार मिले हैं। खनिजों की खोज पर व्यय की 10 किस्तों में कटौती मिलेगी। खनिज संसाधनों में जो व्यय किया गया खनिज की खोज के लिए तो वो 10 किस्तों में मिलेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु भुगतान की 5 किस्तों में कटौती मिलेगी। इसके बाद अनुसंधान व्यय और दान पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती। स्वयं के व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सभी आयगत और पूंजीगत व्ययों भूमि के अतिरिक्त की कटौती मिलेगी। पूंजीगत व्ययों की भारित कटौती कृषि विस्तार योजना 150%, विशिष्ट व्यवसाय हेतु 100% और 150। बाहरी संस्थाओं को अनुदान हेतु दान की कटौती, विशेष प्रकार के दोनों हित हेतु वास्तविक राशि की कटौती मिलेगी। भारित कटौती इस संबंध में 4 स्थितियां हो सकती है, जिनमें से प्रथम 2 स्थितियों में भारित कटौती नहीं मिलती, तीसरी और चौथी स्थिति में 150% की भारित कटौती मिलती है। स्पेक्ट्रम शुल्क की कटौती ये काफ़ी हैं, जो आप देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।